नमस्कार। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं लेकर हमारा ये विशेष बुलेटिन न्यूज एट 10, जिसमें कई बड़ी खबरों पर विस्तार से होती है हमारी नजर। मैं हूं शहला निगार। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पहलगाम आतंकी हमले के बाद दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठकों का दौर जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हो सकती है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक। भारत की जवाबी कार्रवाई से पहले बौखलाए आतंकी। पाकिस्तान की ओर से नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर में फायरिंग। सुरक्षा बल दे रहे हैं मुंहतोड़ जवाब। कोलकाता के एक होटल में आग का तांडव, 14 जिंदगी खाक, कई घायल। पीएम मोदी ने जताया शोक, पीड़ितों को मुआवजे का ऐलान। आज मनाई जा रही है अक्षय तृतीया। पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा आज से होगी शुरू। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के खुलेंगे कपाट। और आईपीएल में आज पंजाब किंग्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से। चेन्नई के लिए करो या मरो की स्थिति। तो आपको बता दें कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद से पूरा देश आक्रोश में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कह दिया है कि इस हमले का हिसाब आतंकवादियों और उनके आकाओं से जरूर लिया जाएगा। 22 तारीख को 26 निर्दोष लोगों की जान जाने के बाद से दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार जारी है। खबर है कि आज फिर एक बार कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज यानी कि सीसीएस की बैठक हो सकती है, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे। आतंकी हमले के बाद ये दूसरी सीसीएस की बैठक होगी। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज में पीएम मोदी के अलावा रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री शामिल होंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के अलावा कुछ और प्रशासनिक अधिकारी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। भारत ने अभी जवाबी कार्रवाई भी नहीं की है, लेकिन पाकिस्तान की हालत खस्ता है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने रात करीब 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि 24 से 36 घंटे में भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। दरअसल पहलगाम के बैसरन घाटी में आतंकियों की काली करतूत के बाद से दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। 2 दिन पहले रक्षा मंत्री ने पीएम से मुलाकात की थी। फिर कल पीएम आवास पर प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री, एनएसए समेत तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस के बीच बातचीत हुई। पहलगाम की बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई है, जिसकी जिम्मेदारी लश्कर से जुड़े आतंकी संगठन द रेजिडेंट फ्रंट TRF ने ली है, जिसके तार सीधे सीधे पाकिस्तान से जुड़े होने के सबूत सामने आ गए हैं। इन सब के बीच सरकार का रुख स्पष्ट है। आतंकियों और उनके समर्थकों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने पहलगाम आतंकवादी हमले की स्पष्ट रूप से निंदा की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ फोन पर हुई बातचीत में विदेश मंत्री ने गुटेरेस के इस कथन पर उनकी सराहना की। बातचीत के दौरान गुटेरेस ने पहलगाम हमले के मुद्दे पर जवाबदेही के महत्व पर सहमति जताई। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि पहलगाम में हमला करने वाले अपराधियों, साजिशकर्ताओं और उनके समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। और इस बीच पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है। हालत तो यह हो गई है कि आतंकी हमले के बाद भी लगातार पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम का उल्लंघन हो रहा है। कल रात एक बार फिर पाकिस्तानी सेना ने नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर सेक्टरों में नियंत्रण रेखा के पार छोटे हथियारों से गोलीबारी की। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की हरकत का संतुलित और प्रभावी तरीके से जवाब दिया। आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना ने लगातार 7वें दिन LOC पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। आपको बता दें कि जालना का राउत परिवार पहलगाम हमले में बाल बाल बचा है। 21 तारीख को राउत परिवार पहलगाम में था। हमले के बाद आतंकियों की तस्वीरें सामने आने के बाद जालना के आदर्श ने उस संदिग्ध की पहचान की जिसने उससे बात की थी। आदर्श ने संदिग्ध आतंकवादी की पहचान करने के बाद NIA को ईमेल के जरिए संदिग्ध आतंकवादी के साथ हुई अपनी बातचीत के बारे में जानकारी दी है।
21 तारीख को अब मैं घोड़ा लेके ऊपर गया था और मैगी के स्टॉल पे जब मैं रुका था तो मुझे कुछ लोगों ने, वहाँ पे 3-4 लोग आए थे, 5-6 लोग, उसमें से एक व्यक्ति ने मुझे पूछा था कि आप कश्मीरी हो क्या, हिंदू हो क्या, आप यही यहाँ के नहीं लगते। मैंने उनको बताया था कि नहीं, मैं यही का हूँ। दूसरे दिन जब वहाँ पे हल्ला हुआ कि 1-2 दिन बाद जब उसके स्केचेस रिलीज हुए तो मैंने मेरे पिताजी को बताया कि इन्होंने जो एजेंसीज ने जो स्केचेस रिलीज किए उसमें से एक इंसान जो है उसने मुझसे वहाँ पे बात की थी। हमने ईमेल से एनआईए को इसकी इंफॉर्मेशन दी है। हम बहुत डरे हुए थे, ऐसी वहाँ पे घटना होना मतलब ये हमारे लिए बहुत शॉकिंग था। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से गायब बताने वाला पोस्ट अब हटा दिया है। इस पोस्टर को जारी करने के बाद कांग्रेस चौतरफा घिर गई थी। बीजेपी ने कांग्रेस के इस पोस्ट की कड़ी निंदा की थी। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस और आतंकियों की सोच एक जैसी है। कांग्रेस लश्कर-ए-पाकिस्तान है। इसके बाद कांग्रेस ने पहलगाम आतंकी हमले के संबंध में नेताओं के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक परिपत्र के माध्यम से निर्देश दिया है कि सभी पदाधिकारियों को सार्वजनिक संचार में अत्यधिक अनुशासन और निरंतरता बनाए रखने का निर्देश दिया जाता है। पार्टी की ओर से बोलने के लिए अधिकृत लोगों को 24 अप्रैल 2025 को पारित प्रस्ताव में CWC द्वारा बताई गई स्थिति तक ही सीमित रहना चाहिए। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। अपने एक्स संदेश में मायावती ने लिखा है कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सभी पार्टियों को एकजुट होकर सरकार के हर कदम के साथ खड़े होना चाहिए, न कि इसकी आड़ में पोस्टरबाजी और बयानबाजी आदि के जरिए घिनौनी राजनीति की जानी चाहिए, क्योंकि इससे लोगों में कंफ्यूजन पैदा हो रहा है जो देश हित में ठीक नहीं है। साथ ही साथ इस प्रकरण में भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी अपमान कतई न किया जाए। खासकर सपा और कांग्रेस को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वरना बीएसपी इनके विरुद्ध सड़कों पर भी उतर सकती है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित मदरसों की जांच का अभियान मंगलवार को लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। बहराइच में 12 से अधिक मदरसों की जांच की गई। इनमें से 5 को सील कर दिया गया, तो वहीं 6 से अधिक मदरसों को बिना मान्यता संचालन न करने की चेतावनी दी गई है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने मोतीपुर थाना क्षेत्र के मदरसा दारुल उलूम अजीजिया की जांच की। मदरसा संचालक भूमि, आय व्यय, प्रवेश और छात्र उपस्थिति रजिस्टर समेत कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा सके। इस कारण मदरसे को सील कर दिया गया। इसके साथ ही मदरसा दारुल उलूम अहले सुन्नत और मदरसा अरबिया इस्लामिया को संचालन न करने की चेतावनी दी गई। जांच के दौरान अधिकांश मदरसे निजी मकानों में बिना कागजात के और बिना मानकों के चलते मिले। भारत नेपाल सीमा खुली है। संवेदनशील क्षेत्र में बिना मान्यता के मदरसों का संचालन सुरक्षा की दृष्टि से चिंताजनक है। और कोलकाता के फलपट्टी माचुआ के पास स्थित एक होटल में मंगलवार रात भीषण आग लगी, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतकों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। पुलिस के अनुसार होटल में रात करीब 8:30 बजे आग लगी। आग की लपटें देखते ही देखते इतनी भयानक हो गई कि पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। आग की भयावहता देखते हुए होटल में मौजूद लोग जान बचाने के लिए ऊंचाई से छलांग लगाने लगे। घटना की सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने में जुट गए। ताजा जानकारी के अनुसार आग पर काबू पा लिया गया है और बचाव कार्य जारी है। आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए कोलकाता पुलिस ने एक विशेष टीम बनाई है। ऋतुराज होटल में आग की जो घटना लगी है उसमें अभी तक 14 लोगों का फिगर आया है। टोटल 14 है अभी तक, 14 कैजुअल्टी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता अग्निकांड पर शोक जताया है। अपने एक्स संदेश में पीएम ने कहा है कि कोलकाता में आग लगने की दुर्घटना में लोगों की मौत से दुखी हूं। अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति संवेदना, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। PMNRF से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे।
और विशाखापट्टनम के श्री वराह लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में चंदनोत्सव के दौरान दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। एनडीआरएफ और एपीएसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। राहत और बचाव अभियान लगातार चल रहा है। एसडीआरएफ के एक जवान ने बताया कि घटना रात करीब 2:30 बजे की है। वो मंदिर परिसर के पास ही मौजूद थे, जिस कारण सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंच गए। साढ़े 2 बजे इंसिडेंट हुआ था। हम पहुंच गए उधर। टोटल 7 आदमी की इंसिडेंट हुआ, सारा मर गए हैं। सबको निकाल गए। उसका ऑपरेशन कम से कम 1 घंटा चला था। एक लहरी था, वो टूटा हुआ, वो गिरकर सारा कम से कम 7 आदमी तक इंसिडेंट हुआ था। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें कि पहलगाम में कायराना आतंकी हमले के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बिल्कुल बाज नहीं आ रहा है। अब कुछ पाकिस्तानी समर्थक सोशल मीडिया अकाउंट से भारतीय सेना के खिलाफ भ्रामक प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पाकिस्तान समर्थक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर झूठा दावा किया जा रहा है कि पहलगाम हमले के बाद उत्तरी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार को उनके पद से हटा दिया गया है। हालांकि पीआईबी फैक्ट चेक में ये दावा केवल झूठा साबित हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को उत्तरी सेना का नया कमांडर नियुक्त किया जाएगा। और बात करते हैं चार धाम यात्रा की। तो उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की शुरुआत आज उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के कपाट खुलने के साथ होगी। मुकबा गांव में 6 माह के शीतकालीन प्रवास के बाद कल मां गंगा की पालकी को गंगोत्री धाम के लिए रवाना किया गया। पालकी बीती रात भैरव घाटी स्थित भैरव मंदिर में विश्राम के लिए रुकी। अब आज पालकी यात्रा भैरव घाटी से गंगोत्री के लिए रवाना होगी, जहां सुबह करीब 10 बजे पारंपरिक पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। वहीं मां यमुना की पालकी आज सुबह अपने शीतकालीन प्रवास खरसाली से यमुनोत्री धाम के लिए रवाना होगी, जहां मंदिर के कपाट आज करीब 11 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को और बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। चार धाम यात्रा 6 नवंबर तक चलेगी। आज अक्षय तृतीया है। इस तिथि का अपना महत्व है। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन चंद्रमा और सूर्य दोनों उच्च राशि में होते हैं। अक्षय तृतीया के दिन खरीदारी का अपना महत्व होता है। इस दिन लोग सोने की खरीदारी करते हैं और उसमें निवेश करते हैं। शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए भी ये दिन खास महत्व का होता है। आज के दिन बाजारों में रौनक देखी जा सकती है। अक्षय तृतीया विवाह के लिए भी शुभ दिन माना जाता है। आज अक्षय तृतीया का पावन पर्व है। भगवान विष्णु जो है अलंकार के प्रिय हैं, भगवान शिव जो है जलधारा के प्रिय हैं। भगवान को जितना अभिषेक किया जाए वो बाबा विश्वनाथ प्रसन्न रहते हैं। तो इसी आधार पर हम लोग ग्रीष्म ऋतु में जो गर्मी प्रारंभ हो जाती है अक्षय तृतीया से लेकर के श्रावण पूर्णिमा तक हम लोग भगवान विश्वनाथ जी को मध्याह्न भोग आरती से लेकर के शाम 5 बजे तक जो एकदम प्रचंड गर्मी का समय होता है उस समय जलधारा गिरता रहता है। उसके अतिरिक्त जितनी आरतियां होती हैं आरती के समय में भी भगवान विश्वनाथ जी को समंत्रक हम लोग अभिषेक करते हैं फव्वारा जलधारा की तरफ से।
और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा है कि आप सभी को अक्षय तृतीया की अनंत शुभकामनाएं। मानवता को समर्पित ये पावन पर्व हर किसी के लिए सफलता, संपन्नता और प्रसन्नता लेकर आए, जो विकसित भारत के संकल्प को नई शक्ति प्रदान करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगतगुरु बसवेश्वर की जयंती के अवसर पर सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट साझा किया। पीएम मोदी ने लिखा, बसव जयंती के शुभ अवसर पर हम जगतगुरु बसवेश्वर के गहन ज्ञान को याद करते हैं। समाज के प्रति उनका दृष्टिकोण और वंचितों के उत्थान के लिए उनके अथक प्रयास हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते हैं। पीएम ने इस अवसर पर एक वीडियो भी शेयर किया है। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे भगवान बसवेश्वर की स्मृतियां और उनके संदेश से बार बार जुड़ने का, सीखने का अवसर मिला है। 12वीं शताब्दी में कन्नड़ भाषा में उन्होंने श्रम, श्रमिक, उस पर गहन विचार रखे हैं। कन्नड़ भाषा में उन्होंने कहा था, काय कवे कैलाश, आप अपने परिश्रम से ही भगवान शिव के घर कैलाश की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान बसवेश्वर ने कहा था, जीवन में एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कम आयु तक जीना लक्ष्य विहीन जीवन के 100 वर्ष से भी ज्यादा बेहतर है। भगवान बसवेश्वरा ने हमें यानी कर्म करने का, यानी दूसरों की मदद करने का रास्ता दिखाया। हमारी योजनाओं में भी आप कायका और दासोहा का प्रभाव जरूर देख सकते हैं। भगवान बसवेश्वर जी ने हमारे समाज को जो ऊर्जा दी, उन्होंने लोकतंत्र, शिक्षा और समानता के जो आदर्श स्थापित किए थे, वो आज भी भारत की बुनियाद में है। भगवान बसवेश्वर की ये प्रेरणा, निस्वार्थ सेवा की ये निष्ठा, यही हमारे भारत की बुनियाद है। जितनी मजबूत ये बुनियाद होगी, उतना ही मजबूत हमारा देश होगा। देश और दुनिया में भगवान बसवेश्वर के सभी अनुयायियों को उनकी जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ का जांजगीर चांपा जिला, जो कि अपनी कृषि समृद्धि के लिए जाना जाता है, अब ऊर्जा क्रांति की दिशा में भी तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा है। यहाँ के लोग अब पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर रहने के बजाय स्वच्छ और सतत ऊर्जा की ओर रुख कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ से संवाददाता सोमेश पटेल की ग्राउंड रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में पीएम सूर्यघर योजना तेजी से बदल रही है लोगों की जिंदगी। पीएम सूर्यघर बिजली योजना का हर वर्ग को मिल रहा है लाभ। पीएम सूर्यघर योजना के तहत लाभार्थियों के बिजली बिल हो गए 0। घरों में सोलर प्लांट लगाने वाले लोगों को हो रहा है लाभ। ग्रीन एनर्जी पर्यावरण प्रदूषण से बचाव और बिजली संरक्षण का एक बेहतरीन साधन। पर्यावरण संरक्षण के साथ भारत बन रहा है ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा विकासखंड के ग्राम पंचायत तरौद में कई ऐसे परिवार हैं जो अपने घर में प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगा रहे हैं। इसके लिए सरकार द्वारा उन्हें आकर्षक सब्सिडी भी प्रदान की गई है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार प्रत्येक घर पर 1 किलोवाट से 3 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगाने पर लागत का एक बड़ा हिस्सा अनुदान के रूप में दे रही है। इससे आम नागरिकों को सस्ती बिजली तो मिल ही रही है, साथ ही बिजली बिलों में भी उल्लेखनीय कमी आ रही है। जांजगीर चांपा के लोग सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जिले के सैकड़ों परिवारों ने अब तक इस योजना के तहत आवेदन कर अपने घरों पर सौर संयंत्र स्थापित कर लिए हैं। स्थानीय प्रशासन भी इस मुहिम को सफल बनाने के लिए वार्ड स्तर पर शिविर आयोजित कर रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग योजना का लाभ उठा सकें। वहीं पीएम सूर्य योजना से लाभ ले रहे लोगों का ये कहना है कि पहले बिजली बिल 2 से 3 हजार रुपए तक आता था, अब मुश्किल से 200 से 300 रुपए तक का बिल आता है।
बचत भी हो रही है और पर्यावरण की भी रक्षा कर रहे हैं। मैंने पीएम घर सूर्य बिजली योजना के तहत टाटा का सोलर पैनल लगवाया हुआ है, जो कि अकलतरा तुलसियान बिल्ड मार्ट के द्वारा मेरे यहाँ लगाया गया है। इसको लगाने के बाद मेरे घर का बिजली बिल पूरा माफ़ हो गया है। मैं खुद अपने तरफ से बिजली पैदा कर रहा हूँ और मेरा पूरा घर बिजली खर्चा मेरे लगाए हुए सोलर से चल जा रहा है। इससे हमारा जो क्या है सूर्य से बिजली उत्पन्न हो रही है, इससे हमारा रिसोर्सेज भी बच रहा है। गवर्नमेंट इसको सब्सिडी दे रही है और बहुत अच्छी योजना है। मैं चाहता हूँ कि ये सभी गांव के हर जगह लगाया जाए, इस योजना का फ़ायदा लिया जाए। तो ये पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और बिजली बिल के मेरे पर बिजली बिल काफ़ी ज़्यादा आता था, वो आज बिजली कम हो गया है इसके लगने के बाद। तो इस योजना का फ़ायदा सभी लोगों को उठाना चाहिए, योजना का लाभ लेना चाहिए। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का उद्देश्य न केवल आम नागरिकों को सशक्त बनाना है, बल्कि देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। सौर संयंत्रों से न केवल घरों की जरूरत पूरी होती है, बल्कि अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में डालकर लोग कमाई भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का जांजगीर चांपा जिला अब केवल कृषि उत्पादन के लिए ही नहीं, बल्कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक नई पहचान बना रहा है। यहाँ के लोग ग्रामीण अब हर घर सौर संकल्प के साथ प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का लाभ उठाकर न केवल बिजली बचा रहे हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की मिसाल भी पेश कर रहे हैं। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज़, छत्तीसगढ़। और राजस्थान से वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक या दो नहीं, बल्कि एक साथ तीन बड़ी खुशखबरी आई हैं। जी हां, राज्य के अभयारण्यों और बायोलॉजिकल पार्कों में इस सप्ताह बाघों के कई शावकों का जन्म हुआ है, जो न केवल वन्यजीव संरक्षण के लिए बेहद खास हैं, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होंगे। देखिए मरुधरा से ये खबर। राजस्थान के अभयारण्यों और बायोलॉजिकल पार्कों में बाघों के शावकों ने जन्म लिया है, जिससे राज्य में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश के सबसे बड़े सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व के फालोदी रेंज में बाघिन आरबीटी 2313 ने 2 शावकों को जन्म दिया है। बाघिन और उसके शावकों की तस्वीरें वन विभाग के कैमरा ट्रैप में कैद हुई हैं। विभाग ने इसकी पुष्टि की है और बाघिन की ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। वहीं इसी तरह राज्य के अलवर जिले में स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व से भी इसी तरह की खुशखबरी सामने आई है। यहां बाघिन ST30 ने 3 शावकों को जन्म दिया है, जिससे बाघों की कुल संख्या 44 तक पहुंच गई है। इन शावकों के जन्म से वन विभाग और वन्यजीव प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। सरिस्का टाइगर रिजर्व में ST30 बाघिन 3 शावकों के साथ देखी गई है। वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली नियमित निगरानी गश्त के दौरान इसकी पुष्टि हुई है। इसी दिशा में राजस्थान की राजधानी जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से तो और भी दिलचस्प घटना सामने आई है। यहां बाघिन रानी ने रविवार को एक साथ 5 शावकों को जन्म दिया है। ये राजस्थान के वन्यजीव इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी बाघिन ने एक साथ 5 शावकों को जन्म दिया है। राजस्थान के अंदर बड़ी तेज गति से बाघों का कुनबे में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले साल 25 नए शावक प्राप्त हुए थे और इस वर्ष 10 शावकों का हमारे पास आगमन हो चुका है। और आने वाले समय में चाहे वो रणथंभौर हो चाहे सरिस्का हो, आने वाले समय में हम शावकों के रूप में एक नई खुशी का समाचार राजस्थान के आम जन को देंगे। जयपुर में नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में बाघों के बच्चों पर पूरी तरह 24 घंटे निगरानी की जा रही है। वन्यजीव चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरविंद माथुर ने बताया, यूं तो बाघिन रानी अब अपने 5 शावकों का पालन पोषण कर रही है। स्टाफ की ओर से रानी और उनके शावकों पर CCTV कैमरों की मदद से पूरी निगरानी रखी जा रही है। एक केयरटेकर भी लगाया गया है। बाघिन रानी की देखरेख का पूरा जिम्मा उसी केयरटेकर पर है। बाघिन और शावकों को गर्मी से बचाने के लिए कूलर की व्यवस्था की गई है। उनके आसपास टाट की बोरियां लगाई गई हैं, जिन्हें समय समय पर पानी से गीला किया जा रहा है। जयपुर में फिलहाल 8 टाइगर हैं। इसमें आज जन्मे शावकों को शामिल नहीं किया गया है। इन शावकों को अगले 1 से 1.5 साल बाद वन विभाग की गिनती में शामिल किया जाएगा। 27 तारीख को नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में जो हमारी टाइग्रेस है उसने 5 शावकों को जन्म दिया है, जिसमें से एक वाइट है और एक गोल्डन है। और अभी वर्तमान में 5 शावक बिल्कुल स्वस्थ हैं और बाघिन नॉर्मल फीडिंग ले रही है और बच्चों को दूध पिला रही है। तो जिस तरह से देखा जाए कैप्टिविटी में फर्स्ट टाइम 5 जो शावकों का जन्म हुआ है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।
राजस्थान में बाघों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है और ये राज्य के वन्य जीव संरक्षण प्रयासों की सफलता का प्रतीक माना जा सकता है। जयपुर में बाघिन ने 5 शावकों को जन्म दिया है तो रणथंभौर और सरिस्का टाइगर रिजर्व से भी खुशखबरी आई है। लगातार बाघों की बढ़ती संख्या से बाघ संरक्षण को तो प्रदेश में बढ़ावा मिल ही रहा है। यह टूरिज्म के लिए भी एक शुभ संकेत के तौर पर लिया जा सकता है। कैमरा पर्सन केदार प्रसाद के साथ महेश दाधीच, डीडी न्यूज, जयपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आगे आप देखेंगे न्यूज पंच मेरी सहयोगी कृतिका के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।